नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम हमारी लक्ष्य की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि लक्ष्य स्टडी आईक्यू का एक इनिशिएटिव है जहां पे हम लोग आपको 1 ईयर की कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम रिलेटेड, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी एग्जाम है जून के फर्स्ट वीक में, यूपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट 2022। आप इस सीरीज का इस्तेमाल कीजिएगा। इन करंट अफेयर से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सक्षम बनिए एंड डू अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स विथ कॉन्फिडेंस। आई होप कि आपने हमारे लक्ष्य के दूसरे सीरीज भी देखे होंगे। पॉलिटी का, इकोनॉमी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए। और आज हम लोग कुछ साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम लोग स्पेसिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई काफ़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनिजम्स होती है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो भी चीज़ें हैं, जीन एडिटिंग क्या होता है, जीनोम एडिटिंग क्या होता है, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, इसके रेगुलेशन में कुछ बदलाव आया है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानेंगे और दूसरी कुछ करंट अफेयर्स की खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बी विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, अगर करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर कैसे तैयारी शुरू करें? देखिए, लक्ष्य का फायदा उन्हें तो होगा ही होगा जो लोग अभी जून में प्रिलिमिनरी अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करें, 2023 के लिए, 24 के लिए, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सर तैयारी कैसे शुरू करें? बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, मुझे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ेगी? कोर्स की फीस मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा होती है, 1-2 लाख रुपए। इज इट रियली ट्रू? अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, और भी ज़्यादा सवाल होंगे, तो डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। यहाँ पे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, स्टडी आईक्यू का उद्देश्य ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं होती, वहाँ तक पहुँचे, उन्हें अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। इनफैक्ट चलिए मैं आपको हमारे वेबसाइट पे ले चलता हूँ ताकि हम लोग थोड़े से कोर्स के फीचर्स देख लें। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है। गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की रेगुलेशन। इसमें कुछ बदलाव आया है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, इंडिया ईजेस रिलीज ऑफ जीनोम एडिटिंग नॉर्म्स। एक्सपर्ट्स से दिस मूव विल हेल्प ब्रीडर्स एंड रिसर्चर्स। तो ये नोटिफिकेशन आई थी मार्च 2022 में। केंद्र सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दी है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या फिर जीनोम एडिटिंग नॉर्म्स कुछ बदले हुए। तो इस खबर को समझते हैं और इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये खबर थी जीनोम एडिटिंग से जुड़ी हुई। तो आपके दिमाग में डाउट होगा, सर जीनोम एडिटिंग क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि इन दोनों में जैसे हम लोग अंतर समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। क्योंकि एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि रिसर्च बढ़ेगी, जो भी ब्रीडर्स है, रिसर्चर्स है, तो इन लोगों को काफ़ी प्रमोशन मिलेगी। तो कैसे मिलेगी ये हम लोग समझेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेगुलेशन कैसे होती है अभी फिलहाल, व्हाट इज द सिचुएशन। क्योंकि देखिए, जो बदलाव आए हैं, बदलाव समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी फिलहाल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जैसे हम लोग ये समझेंगे तो आगे बदलाव भी समझ पाएंगे। इसके अलावा व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस, हाउ दोस चेंजेस विल हेल्प, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो ये रहेगा हमारी कंप्लीट डिस्कशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की रेगुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की रेगुलेशन इंडिया में कैसे होती है। हम क्वाइट श्योर कि आपने जीएमओस के बारे में सुना होगा। इंडिया में ऑलरेडी बीटी कॉटन जो है इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। बीटी कॉटन को अप्रूवल मिली हुई है। इसके अलावा काफ़ी सारी चर्चा हुई थी, इसके खिलाफ काफ़ी विरोध भी हुआ था। फार्मर्स ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया था, एनवायरमेंटल ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया हुआ था जब बीटी ब्रिंजल की बातें हुई, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बातें हुई। ये क्यों? देखिए, बीटी कॉटन के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉटन कंजम्पशन वाली चीज़ नहीं, जिसको हम लोग खाते नहीं, इट इज़ नॉट एडिबल पर से, राइट। तो इसीलिए जब भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर ऑर्गेनिज्म आता है विच इज़ एडिबल, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो जैसे ही हमारी इकोसिस्टम में, फूड सिस्टम में आ जाएगा तो वो दूसरी जो ओरिजिनल चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड वी डू नॉट नो द इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा हमें पता नहीं। ऑल्दो बहुत सारे देश, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं यूएस के बारे में बात कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर सकते हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखी हुई है। ऑल्दो यूएस में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न ऑलरेडी अवेलेबल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटोज के ऊपर रिसर्च चल रही है, ब्रिंजल इज ऑलरेडी देयर, बीटी कॉटन तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपको मिल ही जाएगा, राइट। अब इंडिया में अगर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लाना है फिर ऑर्गेनिज्म को लाना है तो हम लोग कैसे ला सकते हैं? फॉर इंस्टेंस, अभी जो बीटी कॉटन आया, बीटी बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरियम का जीन है जिसको कॉटन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे वो रेजिस्टेंट बना, ये हम लोग जानते हैं, राइट। तो अगर इसे मुझे लाना है हमारे मार्केट में, हमारे इकोनॉमी में, तो कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले तो रिसर्च होगी कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल कॉटन की प्रजातियां हैं उससे बेटर है बीटी कॉटन, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस देगा। इंसेक्ट से रेजिस्टेंस होगी, वाटर रेजिस्टेंट हो गया, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो गया, या फिर काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह के प्रूफ देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ सेफ्टी के बारे में बताना पड़ेगा। सेफ्टी क्यों? देखिए, अब बीटी कॉटन मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक एक्जोटिक प्रजाति हो जाएगी। ऑल्दो कॉटन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉटन की प्रजातियां हैं स्पीशीज है, लेकिन बीटी कॉटन एक एक्जोटिक चीज़ हो जाएगी क्योंकि विच इज समथिंग न्यू, सो इट माइट डिसरप्ट दी ओरिजिनली प्रेजेंट कॉटन वेराइटीज। इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है किसी भी देश में आने से पहले। अब इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, आपको ध्यान रखना है GEAC। तो सिंपल से MCQ बन सकते हैं GEAC के ऊपर। मैं सवाल बना सकता हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब सबसे पहले से आपको जानना है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक स्टैट्यूट के तहत बनी है। किस स्टैट्यूट, किस लॉ के तहत? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गलत स्टेटमेंट होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस रूल के अंडर बना है आपको ध्यान रखना है, नॉट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में नहीं बना है, इट हैज बीन सेट अप अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये चीजें आपको कैच करनी है जब भी आप MCQ सॉल्व करोगे। स्टैट्यूटरी बॉडी है, EPA 1986 के अंडर बनी है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आपके पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट में आपको दिया जा सकता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी अलग स्टैट्यूट का नाम दे सकते हैं, किसी अलग लॉ का नाम दे सकते हैं, या फिर किसी अलग मिनिस्ट्री का नाम भी दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज होगी, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो आप सोचोगे यार जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैंने बीटी ब्रिंजल का नाम सुना है, बीटी कॉटन का नाम सुना है, तो एग्रीकल्चर वाली प्रोडक्ट होती है तो शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आ सकती है। नहीं, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर EPA अंडर MOEFCC। पहले इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अभी ये अप्रेजल कमेटी बन चुकी है। और EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1986 के तहत जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स हो गए, ये अगर हमारे देश में आने हैं तो GEAC वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग ऑल द परमिट्स। अब ये परमिट्स कैसे ग्रांट करती है? क्योंकि देखिए ये तो एपेक्स बॉडी होगी, यस और नो कहने वाली बॉडी, लेकिन इसकी मदद भी कई और बॉडीज करते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1989 के तहत
जीएमओ की जो रेगुलेशन होती है, देयर आर अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑल्सो, दिस इज द टॉप बॉडी, यस और नो कहेंगे ये लोग, यस या फिर नो कहेंगे, लेकिन इनकी मदद करते हैं दूसरी बॉडी जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज, रिव्यू कमिटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन है, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कमिटीज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बायोटेक्नोलॉजी कमिटीज है। तो ये सारी इनपुट्स देती हैं जीएसी को, जहां पे यस और नो वो लोग कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इस एक चीज को हाईलाइट भी किया गया क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू द न्यूज। ऑलराइट, चलिए, ये थी रेगुलेशन की बात। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैसे रेगुलेट होते हैं हमारे देश में। अब इसके बाद चलिए डायरेक्टली खबर पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यूज? अब न्यूज ये है कि हाल ही में यानी कि मार्च 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है जीनोम एडिटेड प्लांट्स विदाउट द कम्बरसम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की रेगुलेशन। जो जीईएसी फॉलो करता है, ये काफी कम्बरसम प्रोसेस है। कम्बरसम मतलब सेफ्टी रेगुलेशंस तो काफी है। जीईएसी ऐसे ही किसी भी क्रॉप को अनुमति नहीं देती, तो काफी लंबा प्रोसेस होता है। यानी कि जो भी कंपनी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर क्रॉप बना रही है, उन्हें प्रॉपर डेटा देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म डेटा देना पड़ता है। एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जिसमें आपको उस चीज़ को उगाना है, आपको उसकी प्रोडक्टिविटी बतानी है, आपको उसके स्पेशल फीचर्स बताने हैं, और आपको स्पेशली बताना है कि क्या एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होगी क्या। इस सारी डेटा को स्टडी करने के बाद, दूसरी सारी कमेटी से इनपुट लेने के बाद जीईएसी अप्रूवल देती है यस और नो का। तो इस कम्बरसम प्रोसेस से अभी हटा दिया गया है जीनोम एडिटेड प्लांट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने बोला कि जीएसी जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के प्रति यस और नो कहता है, लेकिन ये जीनोम एडिटेड प्लांट्स क्या है, दोनों में क्या कोई अंतर है? यही हम लोग समझने वाले हैं। रिसेंट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने यह बताया है कि हम लोग एग्जेम्प्ट कर रहे हैं दो तरह के जीनोम एडिटेड प्लांट्स, जहां पे आप साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हो। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 जीनोम्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीईएसी रेगुलेशन। अब जीईएसी के रेगुलेशन से हट चुका है, यानी कि जीईएसी यस और नो नहीं कहेगा, लेकिन ये जो अनुमति मिलेगी उसको बायोसेफ्टी, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी है, वो देखेगी और जीनोम एडिटेड प्लांट्स को यस और नो कहेगी। कि बस कहेगी कि क्या ये एसडीएन 1 में आता है तो इसको अनुमति मिल जाएगी, क्या ये एसडीएन 2 में आता है इसको अनुमति मिलेगी, एसडीएन 3 में अनुमति नहीं मिलेगी। यही अंडरस्टैंड, थोड़ी देर में आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको न्यूज पता चल चुका है। अब यहाँ पे एक टर्म है न्यूक्लियस। जब भी ये एंड में टर्म आता है एएसई, इसका मतलब होता है ये किसी तरह का एंजाइम होता है। एंजाइम मतलब किसी तरह का प्रोटीन, किसी तरह का एंजाइम। अब न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है या फिर एक प्रोटीन होता है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर बॉन्ड्स जैसे होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, उन्हें ब्रेक कर देता है। क्योंकि अब देखिए, जीनोम एडिटिंग या फिर जीन एडिटिंग में कहूंगा तो इट इज एन एडिटिंग ऑफ बेसिकली द डीएनए। अब डीएनए में एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में ब्रेक करूंगा और वहां पे कुछ नया जीन इनकॉर्पोरेट करूंगा। यही है जीन एडिटिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली, राइट। अब इस पर्टिकुलर जीन को काटने के लिए, फिर जीन को मैनिपुलेट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, वो टूल होता है न्यूक्लियस। ऑलराइट, न्यूक्लियस एंजाइम। अब इसके अलग अलग नाम भी आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करें स्पेसिफिकली जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका अंतर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट सिंपली आप समझ लीजिए जीनोम एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग काफी एक कॉमन चीज है, जहां पे आप डीएनए, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हो। डीएनए क्या है? हमारी हेरिडिटरी इनहेरिटेंस का डेटा है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, उसीलिए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक स्पीशीज की। अब ये जैसे दिखाया हुआ है कि हाथों से किया जा रहा है, ये नहीं होता है। ये जो हाथ है, समझ लीजिए कि दिस इज न्यूक्लियस एंजाइम और अ प्रोटीन विच ब्रेक्स द डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। क्योंकि डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन पे एक आपकी जीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वहां पे उस जीन को आप हटाओगे और एक दूसरी जीन को इनकॉर्पोरेट करोगे। ये होता है जेनेटिक एडिटिंग या फिर जीनोम एडिटिंग इन जनरल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पहले न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है। रिसर्च के तहत आपने ज़रूर सुना होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में, Cas9 प्रोटीन के बारे में। क्रिस्पर मतलब क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और प्रोटीन कॉल्ड एज Cas9 प्रोटीन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्पेसिफिक जगह पे जाकर स्पेसिफिक जीन्स को काट सकता है और नई जीन्स को इनकॉर्पोरेट करने की टेक्नोलॉजी लाई गई है। राइट, ये काफ़ी सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक पहले सवाल भी आया था जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने जीन एडिटिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों कॉमनली समझ लिए। क्या है कि डीएनए को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, डीएनए में कुछ स्पेसिफिक चीज
कटिंग चल रही है, कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, जहां पे एक जीन को हटाया गया और उस जीन की जगह दूसरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ जीन्स इनकॉर्पोरेट कर दी गई। अब इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियसेस और दी प्रोटीन्स लाइक दी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वेयर Cas9 प्रोटीन इज यूज्ड। स्पेसिफिकली वहां पर जाके वो डीएनए की चीजें एडिट करेगा। अब किस तरह की एडिटिंग होती है, यहीं पे आप समझोगे द डिफरेंस बिटवीन जीनोम एडिटिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस तरह की एडिटिंग होती है? नॉर्मली एडिट्स 3 तरह के होते हैं कि अगर ये जो डीएनए है, इस डीएनए को जब मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो नई चीज इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ या फिर कुछ चीजें छेड़खानी कर रहा हूँ, किस तरह की छेड़खानी चल रही है, किस तरह की एडिटिंग चल रही है, उसी के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहला है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 टेक्निक, जहां पे आप छोटी सी इंसर्शन या फिर छोटी सी डिलीशन कर रहे हो किसी स्पेसिफिक डीएनए में। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब मैं साइट 1 और साइट 2 की बात करूं, ये टिपिकल एग्जांपल हो गए जीनोम एडिटिंग। अब जीनोम क्या होता है? किसी भी स्पीशीज की जब हम लोग सारी की सारी जीन्स को स्टडी कर लेते हैं, उसे कहते हैं जीनोम। अब जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जहां पे ह्यूमंस की जितनी भी जीन्स है, अब देखिए मुझ में कुछ जीन्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, सम स्पेसिफिक कलर, सम टाइप ऑफ हेयर, सम टाइप ऑफ फेशियल फीचर्स एटसेट्रा। तो ह्यूमंस में भी अलग अलग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, अलग अलग आपको जीन्स मिलेंगे। तो सारी की सारी ह्यूमन जीन्स को कहते हैं जीनोम। तो जब मैं एक स्पीशीज के अंदर उनके जीन्स में कुछ एडिटिंग कर रहा हूं, दैट बिकम्स जीनोम एडिटिंग। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वाइडर टर्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रजाति के जीन्स भी एक दूसरे में मिलाते हैं। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। SDN1 में क्या होता है? SDN1 में जहां पे आप किसी एक जीनोम में, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कहूंगा, अब बात करते चलिए BT कॉटन में। क्या BT कॉटन SDN1 कैटेगरी की एडिट है? नहीं। क्यों? क्योंकि BT कॉटन में कॉटन के तो जीन्स है, यानी कि प्लांट के जीन्स है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से कोई एक जीन उठाया है और उस जीन को कॉटन में इनकॉर्पोरेट किया। दिस इज नॉट SDN1। क्योंकि SDN1 क्या है? SDN1 में आप डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन छोटी सी चीज कर रहे हो उसी के डीएनए में, वहीं पे आप छोटी मोटी चीजें कर रहे हो, कोई फॉरेन जेनेटिक मेटल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा। दूसरी चीज है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2। अब यहां पे आपकी जो डीएनए में छोटी चेंजेस होंगी, जहां पे आप टेम्पलेट में बदलोगे। आप जानते हो कि डीएनए में कॉम्बिनेशन होती है, राइट? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ATGC का कॉम्बिनेशन होता है। आप उस कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव करोगे टू जनरेट स्पेसिफिक चेंजेस। उस एक जीन ट्रेट को बदल रहे हो आप उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उसी स्पीशीज के अंदर, उसी जीनोम के अंदर। फिर से यहां पे कोई फॉरेन मटेरियल इंक्लूड नहीं हो रहा। अब SDN3 क्या होता है? SDN3 होता है जहां पे आप एक फॉरेन ओरिजिन की चीज डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। यहां पे आपको एग्जांपल पता चलेगा BT कॉटन। और अभी सरकार ने क्या किया है? इन दोनों चीजों में अनुमति दी है, यहां पे अनुमति नहीं दी है। तो इन अ नटशेल अगर आपको समझना है जीनोम एडिटिंग क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इन अ नटशेल बहुत ही सिंपल टर्म्स में, जीनोम एडिटिंग में आप कोई भी फॉरेन मटेरियल इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वाइडर टर्म है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैं कह सकता हूं जीनोम एडिटिंग इज अ सबसेट। अब अगर मैं एक सबसेट बनाऊं यहाँ पे, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज जीनोम एडिटिंग। ठीक है, इसको सिंपल टर्म से समझ लीजिए कि फॉरेन चीज में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। क्लियर? और अब आपको समझ में आ रहा होगा, अप्रिशिएट कर रहे होंगे सरकार ने क्या बदलाव किया है। सरकार ने अभी ऐसे बदलाव किया है जहां पे SDN1 कैटेगरी, SDN2 कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज को अनुमति काफी आसानी से मिलेगी बाय द इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी इटसेल्फ। अब बायोसेफ्टी कमिटी कहेगी कि कोई जीनोम एडिटेड क्रॉप है, वो SDN कैटेगरी 3 में नहीं आता है, तो उसको जल्दी से अनुमति मिल जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर ये सरकार क्यों कर रही है? मैंने आपको बताया इससे बेनिफिट होगा रिसर्चर्स को, बेनिफिट होगा इंस्टीट्यूशंस को, ब्रीडर्स को। ये कैसे होगा सर? हाउ? अब देखिए, इस जीनोम एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये सब आने से पहले हम लोग क्या किया करते थे? ये टेक्नोलॉजी आने से पहले, जहां पे मैं डीएनए के साथ छेड़खानी करता हूं, ये टेक्नोलॉजी आने से पहले हम लोग क्या किया करते थे? हम लोग क्या उस समय भी हम लोगों ने किसी प्रजाति के जीन्स बदले हैं क्या? एब्सोल्युटली बदले हैं, राइट? एब्सोल्युटली बदले। कैसे? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने जरूर सुना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सुना होगा, राइट? अब सिंपल चीज है, एक
गुलाब का पेड़ ले लेते हैं, गुलाब का जो पौधा होता है, उस गुलाब के पौधे में आप एक लाल गुलाब का पौधा है, सफेद गुलाब का पौधे की एक ब्रांच आप काट दीजिए और उस ब्रांच को लाल गुलाब में आप ग्राफ्ट कर दीजिए, छोटा सा कट करके ग्राफ्ट करके उसको टाई कर दीजिए। तो जो आपकी नई ब्रांच निकलेगी उस ब्रांच में आपको फूल मिलेंगे पिंक कलर के। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने नेचुरली कुछ बदलाव किया है, हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, कुछ ग्राफ्टिंग की है, जिससे कि आपको एक नई प्रजाति मिली। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, राइट? अब यही चीज कर रहे हैं SDN1 और SDN2 में भी, बट यहां पे हम लोग नेचुरली नहीं कर रहे हैं। यहां पे आप उसी स्पीशीज के अंदर, उसी जीनोम के अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो जाए। तो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स अभी अलाउड होंगे काफी आसानी से। आई होप कि आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो कि अभी फिलहाल सिंपलेस्ट टर्म्स में क्या हो रहा है कि सरकार ने जो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है, जीनोम एडिटिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वेयर यू आर यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसको अनुमति काफी आसानी से देने के प्रावधान लाए हुए। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन ही बन सकता है। हर एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में अंतर क्या है, एक सिंपल से MCQ बन सकता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इंटरचेंज करके दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 और 2। या फिर आपको सवाल आ सकते हैं किस तरह के एडिट हो सकते हैं, SDN1 SDN2 SDN3 एडिट्स में क्या अंतर होता है। फिर से CAS 9 के ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। देखिए, ये सवाल आया था UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में, करंट अफेयर्स में था ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सालों से ये जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, ये सारी काफ़ी चर्चा का विषय है बहुत सालों से। तो CAS9 प्रोटीन विच इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, व्हाट इज इट कनेक्टेड टू? तो हम जानते हैं CAS9 प्रोटीन तो मॉलिक्यूलर सीजर्स, जहाँ पे आपको टारगेटेड जीन एडिटिंग कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा ये सवाल था, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग अभी बात करने वाले हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ऑलराइट, ये भी मैं कहूँगा जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई एक चीज़ है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? आपने जरूर सुने होंगे टर्म ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ट्रांसप्लांटेशन मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। यानी कि अगर आपका कोई ऑर्गन फेलियर हो चुका, समझ लीजिए किडनी फेलियर है, तो आप किसी और का किडनी लेंगे और खुद की बॉडी में लाएंगे, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट वी ऑल नो। लेकिन जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनो ट्रांसप्लांटेशन? ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई रिसेंटली। जनवरी 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी चीज हुई, जहां पे एक पिग का ट्रांसप्लांट, राइट, पिग, एक सुअर का जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसको ट्रांसफर किया गया एक ह्यूमन में। 49 ईयर्स का इंसान था, बेनेट नाम का, जिनके हार्ट में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम थी, राइट, ही वाज गोइंग थ्रू वेरी सीवियर एरिथमिया, तो हार्ट रिपेयर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया उस इंसान जनवरी में, और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन क्वाइट सैडली बेनेट की बॉडी ने रिजेक्ट किया इसको 2 महीने बाद मार्च में उस पर्टिकुलर पेशेंट की मृत्यु भी हुई। लेकिन दिस ओपन्स अप एन एरिना फॉर जेनो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि जेनो ट्रांसप्लांटेशन बहुत सालों से इसके ऊपर प्रयत्न हो रहा है। आप जानते हैं वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं रिगार्डिंग ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, या फिर द अदर वे अराउंड। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सुनी हुई है। लेकिन जेनो ट्रांसप्लांटेशन में अभी एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट हुई, जहाँ पे 2 महीने के लिए वो पेशेंट जिंदा था। 2 महीने बाद उनकी बॉडी में एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से हार्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब ऑल्दो ये अभी तक पता नहीं चला है कि इट वाज बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ हार्ट, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है, बट प्राइमा फेसी दैट माइट बी रीजन। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग क्या समझेंगे? एक सिंपल सा सवाल बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनो ट्रांसप्लांटेशन? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है। जेनो मतलब नॉट फ्रॉम वन स्पीशीज, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब आप समझ चुके हो। जेनो मतलब हमारी स्पीशीज के बाहर से अगर हम लोग कुछ इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारी बॉडी में। सिंपल चीज, इनकॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं? कोई लाइव सेल्स, कोई टिश्यूज, कोई ऑर्गन्स फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स, या फिर किसी एनिमल की फ्लूइड हो गई, नॉन एनिमल फ्लूइड्स हो गई, जैसे कि ब्लड हो गई, टिश्यू हो गई, ऑर्गन हो गई, उसकी फ्लूइड्स भी हो गई, दैट ऑल्सो बिकम्स जेनो ट्रांसप्लांटेशन।
राइट। जेनो ट्रांसफ्यूजन हम लोग, अगर हम लोग किसी जानवर का ब्लड हमारी बॉडी में डालते हैं, इट इज जेनो ट्रांसफ्यूजन, जेनो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाहर का ब्लड हमारी बॉडी में आ गया। बहुत बार ये रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुआ इस करंट केस में। जैसे कि मैंने आपको बताया बेनेट का केस था। बेनेट केस में डोनर पिग, इस डोनर पिग में इसको डेवलप किया गया, इस डोनर पिग के हार्ट को लिया गया और उसमें 10 जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई। अब ये कब हुई, जैसे कि मैं आपको बताया, यहां पे क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग को ही क्रिएट करेंगे। यानी कि जो पिग पैदा होगा, उससे पैदा होने से पहले ही उसके जीन्स में बदलाव कर दिए जाएंगे। यानी कि जो पिग स्पर्म रहेगा, पिग ओम रहेगा, उसी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके फर्टिलाइजेशन कर देंगे और इवेंचुअली जो नई जीन होगी, जो नई जीन वाला फर्टिलाइज्ड एग होगा, ये आप एक पिग में डेवलप कर सकते हो या फिर एक टेस्ट ट्यूब पिग भी बना सकते हो। जो पिग डेवलप होगा 6 महीने में, उसका हार्ट डेवलप हो जाता है, उस हार्ट को लेकर आप ट्रांसप्लांट कर दोगे ह्यूमन में। यही चीज हुई इन द बेनेट केस ऑल्सो। लेकिन 10 जीन्स बदली गई थी। जो पिग की जीन्स होती है उसको डीएक्टिवेट किया गया, 6 ह्यूमन जीन्स ऐड कर दी गई। साथ ही साथ उस पिग को प्रोवाइड किया था रेविवॉइकॉर करके एक मेडिसिन कंपनी है, जिन्होंने उस पिग को डेवलप किया था। और यहाँ पे उस पिग को टर्म दिया जाता है गैलसेफ। अब ये गैलसेफ क्यों होता है? गैल एक पर्टिकुलर जीन है पिग का जिसको हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर जो गैल जीन्स होते हैं, पिग की जो स्पेसिफिक गैल जीन्स होते हैं, अगर उन्हें नहीं हटाया गया और उसके बिना ही ट्रांसप्लांटेशन कर दिया तो इमीडिएटली इंसान का बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद भी बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट लेने क्यों होते हैं? अब सिंपल सी चीज़ है। अब अगर आपकी बॉडी में आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और आपने बी पॉजिटिव ब्लड उस बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो भैया प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इज डिजाइंड फॉर ए प्लस, बट एज सुन एज बी प्लस कम्स देन क्लॉटिंग हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे कि बाहर का आप हार्ट दे रहे हो तो आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा कि आपके बॉडी को लगेगा कि यार ये तो मेरा हार्ट नहीं है, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जरूर आएगा। तो इसीलिए उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अब जब आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे, इसका मतलब है आपकी बॉडी की पूरी इम्यून सिस्टम भी कम हो जाएगी, तो ये काफी डेंजरस प्रोसीजर होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर पिग का हार्ट ही क्यों लिया गया? वाई पिग्स हार्ट? देखिए सबसे पहले पिग हार्ट वैल्व्स को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया गया था ह्यूमंस में बहुत बार, हार्ट वैल्व्स को ओनली, नॉट द हार्ट पर से। बट इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, पिग हार्ट इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग कहते हैं ह्यूमन हार्ट मुट्ठी के बराबर होता है, यहाँ पे होता है इतना, तो इतने ही साइज का एक एडल्ट पिग का भी हार्ट होता है। 4 वैल्व्स होते हैं और साथ ही साथ पिग्स को डोमेस्टिकेट करना भी काफी आसान है। 6 महीने में एक एडल्ट पिग बन जाता है जिसका हम लोग हार्ट ले सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आर क्वाइट सिमिलर और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स को हम लोग बना सकते हैं, उनका हार्ट हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह का प्रोसीजर अभी किया गया, लेकिन कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ। आपको ये समझना है कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ। दो ही महीनों में जो पेशेंट था उसकी डेथ हुई और उसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जरूर चल रही है। बट आपको जानना है जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, पिग का हार्ट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, या फिर पिग का हार्ट, पिग के हार्ट के साथ ही काफी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। ये क्यों? क्योंकि इट इज क्वाइट इजी एंड द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आर क्वाइट सिमिलर। अब इस पूरे प्रोसेस के आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, सर एडवांटेजेस क्या होंगे? अब हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो ये तो काफी खतरे वाली चीज है। तो इसके अंदर एक तो देखिए सबसे पहले तो एथिकल इशू तो आ ही जाएगा, बट डिस्पाइट दैट एथिकल इशू देयर आर मेनी एडवांटेजेस। अब क्या एडवांटेज? एक सिंपल सा एडवांटेज ये होगा, जो हम लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बातें करते हैं, ऑर्गन ट्रैफिक आपने बहुत बार देखा होगा कि यार किसी ने किडनी चोरी कर ली, ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, लिवर की चोरी हो गई, ये सारी खबरें आपने बहुत देखी होंगी। ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स है और ऑर्गन क्राइम सिंडिकेट्स है। तो अगर हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन में एक्सपर्टीज पालेंगे तो इमेजिन हम लोग क्या कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, ऑफ कोर्स एथिकल इश्यूज असाइड, बट व्हाट कैन वी डू? इट विल बी रियली ग्रेट, इजंट इट? क्योंकि 6 महीने में आप एक एडल्ट पिग बना सकते हो और इस एडल्ट पिग को आप ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, जिसमें जो भी पिग की जीन्स थी जो अगर इंसान में आएगी वो आपको खतरा कर सकती, वो जीन्स हटा दिए गए हैं। इस पिग में ह्यूमन जीन्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कुछ, तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग रहेगा। 6 महीने में हम इसको एडल्ट बना सकते हैं और इसके अगर चाहिए तो पार्ट्स हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो
इमेजिन, इससे ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग विल वर्चुअली एंड. दैट इज द एडवांटेज. तो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस, बट अगेन डिसएडवांटेजेस में आप बात कर सकते हो अबाउट द बिग एथिकल इशू. कैन वी प्ले गॉड? डू वी हैव द राइट टू चेंज द जीन्स ऑफ अ पिग? वो भी हमारे फायदे के लिए कि हम लोग इस एक पिग को बना रहे हैं, केवल इसलिए बना रहे हैं कि उसका हम लोग एक ऑर्गन ले सके और खुद के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते. इज इट रियली राइट? ये भी एक सवाल उठ जाता है. बट नॉनदलेस अभी भी ये रिसर्च स्टेज में है, इसके ऊपर सवाल जरूर बन सकते हैं, एमसीक्यूज. सो कीप एन आई ऑन दिस. राइट, चलिए हम लोग अगला टॉपिक बात करते हैं. एक बैक्टीरिया की स्पीशीज पाई गई है, थियोमार्गरिटा मैग्निफिका. बैक्टीरियम है ये, आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ बैक्टीरिया. अब सिंपल सा सवाल आ सकता है, रिसेंटली इन न्यूज थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, व्हाट इज इट? ये है क्या? किस चीज की प्रजाति है? क्या एग्जैक्टली है? दिस इज अ बैक्टीरियम. अब ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ? चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा बैक्टीरियम है अभी तक का. ये बैक्टीरियम है. अब हम लोग जब सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरियम यूज करते हैं, अगर प्लूरल में है तो बैक्टीरिया, वी नो दैट. तो ये सबसे बड़ा बैक्टीरियम है अभी तक जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है. इसकी लेंथ, जो मैक्सिमम लेंथ पाई गई है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के आसपास है. अब आप सोच रहे हैं सर 2 सेंटीमीटर, तो मैं तो उसको देख सकता हूं अपनी आंखों से. एब्सोल्युटली आप इसको देख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को ढूंढा है जिसका नाम है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं. एंड क्या क्या इसकी फीचर्स है, कहाँ आप इसको ढूंढना है, चलिए समझते हैं. एक न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, ये चैलेंज करता है डेफिनेशन ऑफ माइक्रोब इटसेल्फ. जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है उसे देखने के लिए. लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम लोग देख सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी जो अभी तक की वेरिएंट मिली है वो 2 सेंटीमीटर की है. इट इज विजिबल टू द नेकेड आई. लेकिन इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स भी है. यूनिक फीचर क्या है? इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम में 2 मेम्ब्रेन सैक्स मिले. अगर समझ लीजिए ये बैक्टीरियम है तो इसमें हमें 2 मेम्ब्रेन सैक्स मिले. एक मेम्ब्रेन सैक में आपको जेनेटिक मटेरियल मिला, दूसरे मेम्ब्रेन सैक में आपको जो सेल की चीजें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे होती है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, जो भी सेल को जिंदा रहने के लिए चीजें चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिली. अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट उससे पहले थियोमार्गरिटा मैग्निफिका हमें मिला कहाँ पे? इट हैज बीन फाउंड इन कैरिबियन मैंग्रोव्स. और सबसे बड़ी जो हम लोगों ने अभी तक ढूंढी है 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है. दिस इज हाउ इट लुक्स. ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है. ये 1 डाइम, एक छोटा सा कॉइन जो होता है, 1 डाइम एक कॉइन है यहाँ पे, और उस कॉइन की कंपैरिजन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम के अलग अलग साइजेस है, और ये बड़ी बड़ी साइजेस जो है 2 सेंटीमीटर तक आपको ये बैक्टीरियम दिखेंगे. राइट, इलोंगेटेड बैक्टीरियम है टी मार्गरिटा और टी मार्गरिटा मैग्निफिका, थियोमार्गरिटा मैग्निफिका. प्लीज रिमेंबर दिस. ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई वाज इट बिजार? आपने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम का एक तो नाम तो बताया, ये तो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, कैसे सवाल बन सकती है बता दिया, लेकिन आपने ये भी बताया कि इसके अंदर 2 सैक होते हैं. अब एक सैक में आपको स्पेसिफिकली जेनेटिक मटेरियल देखा गया, डीएनए देखा गया, और दूसरे सैक में आपको उसकी जो भी उस सेल को जिंदा रहने के जो भी लाइफ फॉर्म है उसकी जरूरत पड़ी. अब नॉर्मली देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब यहां पे आपको एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं मिलता है. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर ही आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा. बैक्टीरिया नॉर्मली हैव डीएनए फ्लोटिंग फ्रीली इन द सेल. आपको स्पेसिफिकली एक जगह पे नहीं मिलेंगे. उनका डीएनए, अगर समझ लीजिए ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर जो भी चीजें रहेंगी वो आपको बस फ्लोट करती रहेंगी. कुछ इस तरह की चीज आप देख सकते हो. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता. और नॉर्मली बैक्टीरिया हो गए, आर्कनी हो गए, ये एग्जांपल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की. और जो एडवांस सेल होती है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है. और यूकैरियोटिक सेल आपको पता है वी फाइंड इट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है, इसमें मिलते हैं. लेकिन ये जो थियोमार्गरिटा मैग्निफिका है, इट हैज ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, क्योंकि मैं कहूंगा ये इन दोनों के बीच में कहीं आता है. क्यों? ना इसका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, ना इसका जो डीएनए है वो इट हैज बीन स्प्रेड आउट इन द सेल, क्योंकि अलग सैक बना हुआ है इस
इस पर्टिकुलर जगह पे आपको जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो चुका है और इस तरफ आपको सेल की जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी सेल को जिंदा रहने के लिए चीजें चाहिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें आपको एक सैक में मिलेंगी, यानी कि दो अलग अलग सैक्स, एक में जेनेटिक मटेरियल, एक में सेल को जिंदा रहने के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए वो है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने लाइंस ब्लर कर दी, इसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। शायद ये जो थियो मार्गारिटा मैग्निफिका है, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की चीज है, जहां पे ये प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट बनने की तरफ मूव कर रहा है शायद। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरियम। सो इससे हमें और भी ज्यादा चीजें पता चलेंगी। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट द यूनिक थिंग दैट टू मेम्ब्रेन सैक्स वर फाउंड, एक में जेनेटिक मटेरियल, एक में द मॉलिक्यूल्स needed फॉर द सेल। सो सम पेक्युलैरिटीज अबाउट थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। इसके ऊपर सिंपल सवाल बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थियो मार्गारिटा मैग्निफिका व्हिच हैज बीन इन न्यूज इन रीसेंट टाइम्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ऑप्शंस बन सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन दिस आल्सो। Right now, that is it in this particular discussion. Right, this was related to the genetic engineering, the xenotransplantation and a bacterium जो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर तक के बैक्टीरियम ढूंढे गए हैं। कहाँ पे ढूंढे गए, सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जरूर बन सकते हैं। Right, till we meet next time, that is it in this video. Do prepare very well, stick to your schedule, and I always tell, have confidence in yourself. Give yourself credit कि आपने तैयारी की है। इस समय में थोड़ा सा डर जरूर लगता है, इस समय में थोड़ा सा जिटरी फील जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम भी अच्छे से करोगे। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।